हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, हमारा जो यूट्यूब है उसके सब्सक्राइबर्स बेशक बहुत कम है, लेकिन जितने लोग हैं ना उनको इस यूट्यूब चैनल की वैल्यू पता है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ मैं लेके आती हूँ और आगे चल के वो कितने काम आने वाले हैं। चाहे वो जेल प्रहरी में सिलेक्शन के लिए हो, चाहे वो पटवारी का जो मैं कल ही वीडियो लेके आई थी स्ट्रेटजी की उसकी बात हो, या फिर MPPSC प्रीलिम्स की अब मैं आगे लेके आऊँगी उसकी बात हो। हर चीज़ जो भी मैं लाती हूँ वो लॉजिकली लाती हूँ, ऐसे कुछ भी आके बोल नहीं देती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है कि सामान्य प्रबंधन से पटवारी वालों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट डराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ 10,000 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। ये जो अब मैं पढ़ाऊँगी, जो मैं करने जा रही हूँ, नया एक तरीका है। जितनी भी बुक्स हैं सभी का मर्ज होगा। मैं एक दिन में लगभग आधे घंटे में 25 मिनट 20 मिनट में जितना भी हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती चलूँगी, आपको दोबारा भूलेगा नहीं, ऐसा करूँगी। और अगर मेरे वीडियोस में अगर कम से कम 50-50 कमेंट यस करके आ गया कि आपको PDF चाहिए कि नहीं, PDF तो पूरी मैं नहीं दे पाऊँगी, बट हाँ धीरे धीरे मैं तोड़ तोड़ के उनकी फ़ोटोज़ आपको देती रहूँगी। अगर 50 कमेंट आए और कम से कम 500 लाइक आए तभी आपको मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और आपको मतलब किसी भी तरीके से सामान्य प्रबंधन में डरने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप ये सीरीज़ डेली आज से देखना स्टार्ट कर दोगे, आज ये पहली सीरीज़ है, और डेली देखना शुरू करोगे, पूरी कंप्लीट सीरीज़ देखोगे, तो आपके क्वेश्चन 25 में से मतलब 15 से नीचे तो कभी जाएंगे ही नहीं। बहुत गिरे हुए केस में 15 से मिनिमम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना करने पे आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको देखना है पूरा, शुरू करते हैं। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन है आज का। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की तरह बेलोच या ब्रह्म वाक्य न होकर होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वह जो गुरुत्वाकर्षण के, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत साइंस का सिद्धांत है, अब विज्ञान का कोई भी सिद्धांत उठा के ले आओ, वो मतलब उनमें चेंज नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो वही होगा। कोई भी आके कह दे कि नहीं ऐसा होता है, तो भैया जो साइंटिस्ट बना के गए हैं वो वही होता है, चेंज तो होता नहीं है। तो वही कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की तरह ये बेलोच या ब्रह्म वाक्य नहीं कि जो ब्रह्मा ने कह दिया वही होगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो कैसे होते हैं, लोचशील एवं गतिशील। तो प्रबंध के सिद्धांत हमको याद रखना है लोचशील, यानी कि उनमें लोचता पाई जाती है, वो चेंज हो सकते हैं, और गतिशील होते हैं, परिस्थिति के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत चेंज हो सकते हैं। इतना कहने का मतलब है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका, पहले इस कथन का मतलब समझ लो कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल तरीके से हर जगह ये लागू होते हैं, लेकिन उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता कि नहीं ये हर परिस्थिति के अनुसार इनको लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि इनमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कथन है हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके कथन को आपको रट लेना इसी तरह। ठीक है, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन 2 बातों पर बल दिया है वे कौन से 2 बातें हैं, तो दोनों सही है। देखो पहले क्या है कि उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सिद्धांत जो है गतिशील है, तो सिद्धांतों में चेंज आते रहते हैं। तो वही उन्होंने हेनरी फ्योल ने कहा कि उनके द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत हैं वो अंतिम नहीं है, उनमें और चेंजेस हो सकते हैं। और प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती है। ऐसी कोई भी बात प्रबंध के क्षेत्र में नहीं होगी कि वो एकदम वही को वही हो जाए, रुक जाए, ऐसा नहीं है। उसमें चेंज होती रहेगी, बेलोचता नहीं होगी बल्कि लोचता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। 4th, प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास क्या हो, उत्तरदायित्व हो। अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास उत्तरदायित्व हो। अब आपको प्रत्यायोजन उत्तरदायित्व, देखो मैं कॉन्सेप्ट भी समझाती चल रही हूँ, क्योंकि एक बार आप रट लोगे क्या पता भूल जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं। तो प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे बहुत सारे, जैसे घर में पापा होते हैं, तो पापा के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि घर का खर्चा चलाओ, बाहर का खर्चा
चलाओ, स्कूल की फ़ीस भरो वगैरह वगैरह। तो वो अपने कुछ अधिक मतलब कि इतने सारे जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको कम करने के लिए आपके मम्मी को कुछ अधिकार दे दो, आपके भाई को कुछ अधिकार दे दो। तो ये होता है प्रत्यायोजन कि अपने ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी होती है उसको थोड़ी कम करने के लिए अपने से नीचे वाले पदों को थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो, है ना। तो प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए, उसको देना चाहिए जिसके पास उत्तरदायित्व तो क्या होता है कि आपको किसी कार्य करने की जिम्मेदारी हो, जवाबदेह हो कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। फियोल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है फियोल के अनुसार, हेनरी फियोल के अनुसार, तो सभी स्तरों पर अक्षय अधिकारियों का होना। देखो अनुशासन तभी होगा जब हर जगह पर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो, अच्छे अधिकारी हों। उचित एवं सर्वमान्य नियमों एवं समझौते का होना बिल्कुल सही है। और न्यायोचित दंड विधान का क्रियान्वयन होना, यहाँ पे जहाँ पे न्याय होगा, जहाँ पे सभी नियम व समझौते होंगे एवं जहाँ पे अच्छे अधिकारी होंगे वहाँ पे अनुशासन होंगे। तो ये तीनों नियम हैं अनुशासन बनाए रखने के। देन 6 है उचित पारिश्रमिक पद्धति होती है। उचित पारिश्रमिक पद्धति, देखो पारिश्रमिक क्या होता है कि जब कोई मेहनत मजदूरी करता है तो उसके बदले में उसको जो आय प्राप्ति होती है वही पारिश्रमिक कहलाता है। तो पारिश्रमिक की वह पद्धति कौन सी होती है जो सबसे अच्छी या उचित होती है। तो इसका आंसर सा होगा कि कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, वो उचित पारिश्रमिक पद्धति होती है। कर्मचारी यानी कि जो कार्य कर रहे हैं और नियोक्ता जो कार्य दे रहा है, और नियोक्ता यानी जो कार्य दे रहा है, कर्मचारी जो कार्य कर रहा है, दोनों को संतुष्टि हो। ना ही देने वाले को लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक मैं दे रहा हूँ, और ना ही लेने वाले को लगे कि मैं बहुत कम ले रहा हूँ। तो दोनों को संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ये है। देन 7वां है फियोल के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो उपरोक्त सभी पर, यानी प्रबंधकों के व्यक्तिगत गुणों पर। प्रबंधक कौन होंगे, जो कि किसी भी संगठक के जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो प्रबंधक होंगे। तो उनके व्यक्तिगत गुण कैसे हैं उन पर निर्भर करेगा। अधीनस्थों की योग्यता, यानी कि जो उनके अंदर में कार्य करने वाले होंगे उनकी योग्यता पर निर्भर करेगा। और व्यवसाय की दशा, कि आपकी कंपनी की दशा क्या है, किस तरीके से है वो कंपनी, इन तीनों पर निर्भर करेगा, है ना। फियोल के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण किस पे निर्भर करता है, तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। एक बात और कि अभी 7 ही क्वेश्चन हुए हैं और 7 मिनट हो गए, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि मैं ऐसे ही बस पढ़ती चली जाऊँ तो ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे, या फिर मैं समझाते के साथ मतलब समझाती रहूँ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे। प्लीज़ बताना ज़रूर। देन 8वां क्वेश्चन है कि किसी संगठन में सोपान श्रृंखला दर्शाती है। सोपान श्रृंखला क्या दर्शाती है, तो आंसर है ए उच्चतम स्तर से निम्न स्तर तक के पदाधिकारियों का क्रम। सोपान क्या होता है, सोपान का मतलब ही होता है सीढ़ी, यानी कि पहले जैसे एमपी में लो पीएससी में सबसे पहले ऊपर एसडीएम होते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, है ना, इस तरीके से। तो वो पद सोपान कहलाता है कि उच्चतम स्तर, फिर निम्नतम स्तर, फिर उससे भी निम्नतम स्तर, इस तरीके से पदाधिकारियों का क्रम ही सोपान श्रृंखला कहलाती है। अधीनस्थों पहल करने की क्षमता भावना के विकास के लिए प्रबंध को करना चाहिए। अधीनस्थों की पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को क्या करना चाहिए, तो व्यक्तिगत दंभ एवं अहंकार का त्याग करना चाहिए। यानी कि अधीनस्थ जो अपने अधीन कार्य कर रहे हैं उनको पहल करने की भावना, उनके अंदर ऐसी भावना है कि उनकी तरफ से, अपनी तरफ से पहल हो, उसके लिए प्रबंधकों को क्या करना चाहिए, तो व्यक्तिगत दंभ यानी अहंकार का त्याग करना चाहिए। विचार करने एवं क्रियान्वित की स्वतंत्रता, अपने अधीनस्थों को आप बोलने का मौका दो कि नहीं ये ऐसा करने पे ऐसा होगा और ऐसा नहीं करने पे, मतलब वो अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके। तो विचार करने एवं क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता और निर्णयों में सहभागिता, अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो अपने अधीनस्थों को भी उस निर्णय में सहभागी बनाएं। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो आंसर होगा द, ठीक है। 10वां क्या है कि उर्विक के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या क्या होती है, तो आंसर होगा 4। ये इम्पॉर्टेंट है और ये फैक्ट एक तरीके से तो रट लो। उर्विक एक प्रबंध के मतलब महत्वपूर्ण रहे हैं, वैज्ञानिक कह लो या फिर व्यक्तित्व कह लो। तो उर्विक के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच
संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है जो को विकसित किया है। तो एक ऐसा एक गणितीय सूत्र है जिसमें उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके यानी संबंधों के बारे में जांच परख करके उनकी संख्या निर्धारित की जा सकती है कि कितनी संख्या में अधिकारी हो और कितनी संख्या में अधीनस्थ हो, है ना। तो ऐसे गणितीय सूत्र किसने विकास किया है? तो आंसर होगा ग्रेफुनाज ने विकसित किया है ऐसा गणितीय सूत्र। ठीक। देन है अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है F.W. टेलर अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? F.W. टेलर हैं। अब देखो, उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ना कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में, यह बताता है। तो यह अपवाद का सिद्धांत बताता है। अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो W. टेलर, है ना। टेलर बस याद कर लो, F.W. टेलर, है ना। तो उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ना कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। ये एक कथन है, और ये किसका कथन है? किस सिद्धांत के का कथन है? तो अपवाद के सिद्धांत का। तो इसको आपको रटना है। समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत। समर्पित, देखो अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक टेलर हैं, एवं समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा रेंसिस लिकर्ट। समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत। ऐसे क्वेश्चन आ गए अगर पटवारी में, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एग्जाम हॉल पे बैठे हो तो आपको नहीं आएगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही नहीं आए तो आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार बस हो गया, सिलेक्शन तो मतलब हो ही गया। तो ये नहीं करना है। वो कंडीशन झेलने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत रेंसिस लिकर्ट के प्रतिपादक कौन है? रेंसिस लिकर्ट। आपको रटते चलना है मेरे साथ। अब देखो, अमेरिका दुनिया की एक महान शक्ति बना हुआ है। इनका मूल कारण क्या है? तो अमेरिका दुनिया की महान शक्ति बना है क्योंकि प्रबंध कौशल बेजोड़ है। देखो, प्रबंध यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जो प्रबंध होता है, प्रबंध का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्य होते हैं उनको प्रॉपर पहले योजनाओं बनाओ, मतलब पहले से उनकी प्लानिंग करो, फिर उसके बाद छोटे छोटे कार्य में उनको विभाजन करो, उस पर नियंत्रण करने के लिए अपने कुछ लोग बिठाओ अलग अलग तरीके से, और फिर उसका मतलब फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। प्रबंध एक प्रोसेस होता है। तो अमेरिका में क्यों इतना सबसे ज़्यादा है? क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत कौशल है किस चीज़ में? प्रबंध करने में बहुत ज़्यादा कौशल। उनका जो मैनेजमेंट होता है वो एकदम हाई लेवल में होता है। तो इस वजह से अमेरिका दुनिया में महान शक्ति बना हुआ होता है। उत्पादन के भौतिक साधनों में कौन सम्मिलित है? तो उत्पादन के भौतिक भूमि जो है वो भी उत्पादन, भूमि में ही तो उत्पादन होगा किसी चीज़ का। पूंजी लगाएंगे, निवेश करेंगे जब हम, या फिर पूंजी लगाएंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। और श्रम यानी जो मानव श्रम होता है। तो ये तीनों उत्पादन के भौतिक साधनों में सम्मिलित हैं। नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों कुछ भी कर लो भैया, नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है, आपको याद रखना है। प्रबंध संबंधित है तो मानवीय व्यवहार से। देखो, प्रबंध कैसे होगा? अब आप जानवर या पेड़ पौधे या फिर ज़मीन, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, ये सारी चीज़ें आके तो प्रबंध करेंगी नहीं। प्रबंध तो जिनके अंदर माइंड है यानी मानव ही प्रबंध कर सकता है ना। मैनेजमेंट तो वही करेगा कि कौन सा कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उस उत्पादन हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो प्रबंध किससे संबंधित है? मानवीय व्यवहार से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन है प्रबंधकीय कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि प्रबंधक किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। प्रबंधकीय कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि प्रबंधक किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, किंतु इसके लिए कोई निश्चित परिमाणात्मक तकनीक नहीं है। यह कथन है भैया, ये कथन है तो आपको रट लेना चाहिए। पीटर डुकर का कथन है कि प्रबंधकीय कुशलता को एवं उसकी प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखना जाना चाहिए कि प्रबंधक किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो ये कथन है, रट लो, पीटर डुकर का कथन है। प्रबंध की सीमाएं धीरे धीरे घट रही हैं क्योंकि
प्रबंध के विज्ञान का विकास हो रहा है पहला, इसका इसका पेशाकरण हो रहा है, यह विशिष्ट एवं प्रतिष्ठान विषय एवं कार्य के रूप में अपने जड़ें जमा रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या, प्रबंध की सीमाएं धीरे धीरे घट रही हैं, सीमाएं यानी कमियां। तो जो प्रबंध के अंदर जो कमियां हैं वो धीरे धीरे घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि प्रबंध के विज्ञान का विकास हो रहा है, यानी प्रबंध का विकास हो रहा है, वो साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, पेशाकरण हो रहा है। इसका पेशाकरण यानी व्यवसाय से जुड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और यह विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित विषय एवं कार्य के रूप में अपने जड़ें जमा रहा है। तो इन तीनों वजह से प्रबंध की सीमाएं या प्रबंध की कमियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। ठीक है। प्रबंध से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। यह कथन किसका है? तो हेनरी फेयोल का। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैंने पहले ही बताया कि प्रबंध होता क्या है, कि आप पहले से ही कुछ सोच लो, प्लानिंग करो, फिर उसको नियंत्रण करो, लोगों पे छोटे छोटे भागों में बांट दो, आदेश दो, समन्वय करो। तो ये कथन है किसका है? हेनरी फेयोल का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया। तो वैज्ञानिक प्रबंध का विचार किसने दिया है? तो F.W. टेलर ने। F.W. टेलर एक और सिद्धांत दिए थे, किसका? अपवाद का सिद्धांत भी F.W. टेलर ने दिया था। और वैज्ञानिक प्रबंध का विचार भी किसने दिया? F.W. टेलर। ऐसे क्वेश्चन एकदम रट लो आप लोग, ठीक है। निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है? तो नियोजन और संगठन। देखो प्रबंधकीय कार्यों में वैसे है तो सभी प्रबंध के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कौन से ऐसे दो कार्य हैं जो सबसे ज़्यादा निकट है किसके? प्रबंधकीय कार्यों के। तो होगा नियोजन और संगठन। देखो जब हम कोई कार्य करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक हम पटवारी का पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कोई लेके आता है स्ट्रैटेजी, यानी सबसे पहले स्टूडेंट हो चाहे टीचर प्लानिंग करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं। बिना नियोजन के या बिना प्लानिंग के कोई कार्य आगे संभव ही नहीं हो पाएगा। तो प्रबंधकीय कार्यों में सबसे निकट क्या है? नियोजन है। और फिर नियोजन के बाद क्या होता है? संगठन। की भैया संगठन मतलब कि जैसे अगर स्टूडेंट हो तो संगठन का मतलब समझो कि प्रबंधन की बुक लेके आओ, इंग्लिश की बुक लेके आओ, मैथ्स की बुक लेके आओ, हिंदी की बुक लेके आओ, जीएस की बुक लेके आओ, साइंस की बुक लेके आओ, करंट की बुक लेके आओ, और सभी को मतलब एक साथ रखो और फिर एक एक करके पढ़ते रहो। अब किसी कंपनी की हो तो फिर संगठन का मतलब है कि जितने भी कर्मचारी हो उन सबका मतलब जो समूह होता है वही संगठन कहलाता है। तो प्रबंधकीय कार्यों के लिए नियोजन यानी प्लानिंग और संगठन दो तो मतलब उनके सबसे निकटतम रूप से संबंधित हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। प्रबंध में मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो F.W. टेलर। F.W. टेलर नहीं है, एल्टन मेयो है। मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक कौन है? एल्टन मेयो। रट लो, मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक एल्टन मेयो है। ठीक है। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओलिवर शेल्डन। बहुत इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ओलिवर शेल्डन। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। देखो प्रबंध एक कला भी है और प्रबंध एक विज्ञान है। ठीक है। औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। ये किसने दिया है? ये एक परिभाषा है और किसने दिया? हेराल्ड कुंट्ज़ ने। औपचारिक समूह के माध्यम से यानी वही संगठन के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करना ही क्या है? कला है, कला ही प्रबंध है। तो ये किसने दिया? हेराल्ड कुंट्ज़ ने। प्रबंध और प्रशासन के बीच अंतर है। प्रबंध और प्रशासन के बीच अंतर है। क्या अंतर है? तो देखो प्रशासन मुख्यतः निर्धारणात्मक होता है और जो कि प्रबंध है आवश्यक रूप से क्रियात्मक होता है। अब इसको आप समझो कि जो प्रशासन होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो IAS ऑफिसर होते हैं, SDM होते हैं, है ना, DM होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कार्यों को करते नहीं हैं बल्कि कार्यों का निर्धारण करते हैं कि ये कार्य करना है और ऐसे करना है। और जो प्रबंध होते हैं यानी कि जो प्रबंध करेंगे वही कार्यों को करेंगे, है ना। लाइक ऐसे करो कि एक कोई SDM हो गया तो वो क्या करेगा? वो कार्य का निर्धारण करेगा कि यहाँ पे इस तहसील में एक ट्यूबवेल लगवानी है। ठीक है, ये SDM तो ये निर्धारण किया, लेकिन उसके अंतर्गत जो आएंगे अधीनस्थ वो क्या करेंगे? कार्यों को करेंगे, तो वो प्रबंध का कार्य करेंगे। तो जो प्रशासन होता है वो निर्धारणात्मक होता है और जो प्रबंध होता है वो क्रियात्मक होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्रबंध का प्रणाली उपागम किससे संबंधित है? तो प्रबंध सूचना प्रणाली से। प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है प्रबंध सूचना प्रणाली से।
प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा। देखो जिससे मैंने बताया कि जो आईएएस ऑफिसर हो गए, एसडीएम्स हो गए, ये सब बड़े उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं या प्रबंधन होते हैं, तो नियोजन का कार्य या प्लानिंग का कार्य या निर्धारण का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के जो 3 मूलभूत कार्य बताए उनमें शामिल नहीं है। उनमें क्या शामिल नहीं? तो उनमें अभिप्रेरण, अभिप्रेरण का मतलब है मोटिवेशन शामिल नहीं है। बाकी प्लानिंग शामिल है, क्रियान्वयन यानी उस कार्य को करना शामिल है, समीक्षा कि वो कार्य सही से हो रहा है कि नहीं, उसको इवेल्युएट करो। तो ये सारी चीज़ें तीनों तो शामिल है, लेकिन अभिप्रेरण शामिल नहीं है। देन है, एक मिनट, विख्यात विद्वान है कूर्ज और ओडोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? तो 5 कार्य बताए हैं। तो आप ये सब रटना है कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या बोला है, क्या कथन दिया है, उनकी कौन सी बुक है। तो विख्यात विद्वान है, एक कूर्ज हैं और एक ओडोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? तो भैया 5 कार्य बताए हैं। प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वो क्या होता है? नियोजन, प्लानिंग। भैया सबसे पहले प्लानिंग ही करते हैं, ठीक है। फिर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करना क्या कहलाता है? तो संगठन। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उसके बीच पारस्परिक संबंधों का तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य संगठन कहलाता है। तो संगठन क्या कहलाता है? किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लाइक हमें दामोदर कोई भी नर्मदा नदी परियोजना बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक तो मानव श्रम चाहिए, ठीक है, पूंजी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम चाहिए और उनका संगठन करेंगे और उनके बीच आपस में संबंध मतलब स्थापित करेंगे कि दोनों तरीके से संतुष्टि रहे, और वही पूरा कार्य क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। सही व्यक्ति को सही काम का आधार है, किसका आधार है? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण यानी कि जो नियुक्ति करते हैं, जैसे कि नियुक्ति तो होती है जो जॉब मिलती है ना। सही व्यक्ति को सही काम का आधार किसका है? का आधार है नियुक्तिकरण का, नियुक्ति करना है ना। नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं? अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन शामिल नहीं। बाकी मानव शक्ति नियोजन, प्लानिंग होती है, बिल्कुल। भर्ती प्रक्रिया होती है, चयन होता है, नियुक्तिकरण में प्रशिक्षण दिया जाता है उनको बाद में उनके विकास के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभिप्रेरण मोटिवेशन नहीं होता है। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें कौन शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अर्नस्ट डेल जी एक प्रबंध शास्त्री हैं, अर्नस्ट डेल। उन्होंने नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्य नहीं माना है। तो नियुक्ति, ऐसे कौन से प्रबंध शास्त्री हैं जिन्होंने नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्य नहीं माना है? तो अर्नस्ट डेल। प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है। तो संचार, प्रबंध के निर्देशन यानी निर्देश देना, किसी को आदेश देना। तो उसके आदेश देने में क्या क्या सम्मिलित है? संचार। हम किसी को आदेश कैसे देंगे? कोई डीएम एसडीएम को आदेश कैसे देगा? थ्रू या तो जाके खुद देगा, तो एक संचार व्यवस्था के थ्रू ही जाएगा, या फिर वो फ़ोन कॉल करके देगा, तो एक संचार का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड है अभिप्रेरण एवं नेतृत्व, यानी कि वो लीडरशिप करके एंड मोटिवेट करके और पर्यवेक्षण, देख रहा है कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें निर्देशन के कार्य में सम्मिलित होती हैं। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? तो नियंत्रण जो है प्रबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, कि कौन सा कार्य अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सबको कंट्रोल करो कि कोई भी इधर उधर विचलित ना हो, अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से करते जाए। तो नियंत्रण को हम कह सकते हैं उपलब्धि का लेखा। नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। नियंत्रण कार्य में क्या सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? निर्धारित मानकों के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन, विचलनों की पहचान, विचलनों को सही करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही, ये 2 तो बिल्कुल सही हैं। और कर्मचारियों को अभिप्रेरण। तो नियंत्रण में भैया मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन नहीं देना रहता है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है? तो निर्णयन, यानी कि हमको कोई निर्णय लेना है कि 4-5 हमको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है। तो एक को चूज कैसे करेंगे? हम सोच विचार के निर्णय लेंगे ना कि नहीं हमको यही वाला लेना है, ऐसा करना है। तो क्या होता है कि विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना निर्णयन कहलाता है। देन नेक्स्ट है
मूने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला क्या बताया? तो सिद्धांत बताया। संगठन समन्वय, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, विभिन्न लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो सकता है, तो समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत बताया। किसने? मूने एवं रिले ने। ठीक। समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य मानने की बजाय इसे प्रबंध का सार माना है। किसने? कूर्ज एवं ओडोनिल ने। ये सारी चीज़ें आपको रटनी है। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं हैं। उत्पादन, कोई भी क्रिया होगी तो उसमें उत्पादन होगा, विपणन होगा, मार्केटिंग होगी, उसमें फाइनेंस की जरूरत होगी, सेवी वर्गीय भी कुछ होंगे उसमें, तो उपरोक्त सभी चीज़ें आएंगी। वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं, क्या कहलाते हैं? सिद्धांत। प्रबंध को तीन अर्थों, आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? हार्बिसन मायर्स ने। तो प्रबंध को तीन अर्थों में, और वो अर्थ कौन कौन से हैं कि आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? हार्बिसन मायर्स ने। ठीक। प्रोफेसर थियोमन के अनुसार प्रबंध के तीन अर्थ में शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल नहीं है? तो आर्थिक संसाधन, मतलब तीन अर्थ में एक शामिल नहीं है, ये तीनों शामिल है, लेकिन आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध प्रोफेसर थियोमन के अनुसार शामिल नहीं है। इधर देखो, आर्थिक संसाधन के रूप में किसने शामिल किया है प्रबंध में? तो हार्बिसन मायर्स ने शामिल किया है आर्थिक संसाधन को, लेकिन वहीं आर्थिक संसाधन को प्रोफेसर थियोमन ने शामिल नहीं किया है। ठीक है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है। यह परिभाषा है लॉरेंस ए एप्पले की। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक क्या है? साधन है। ठीक। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है, तो हेराल्ड कूंज की। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लेके आती हूँ मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पटवारी का मैं फुल स्ट्रैटेजी कल ही लेकर आई थी, आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही बेनिफिट होगा। और इस सीरीज़ को छोड़ना मत, आपको डेफिनेटली इसके लिए प्रबंधन में कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।